नए साल के पहली लाइव चर्चा में आप सब साथियों का स्वागत है। जो भी साथी इस लाइव चर्चा से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वे इस महत्वपूर्ण विषय पर जो मध्य प्रदेश के लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग जरूर करें। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों की जानकारी में है, इस आउटसोर्स की आवाज पेज के जरिए सब कुछ आप लोगों तक पहुंचता है। सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, ये सारी जानकारियां हम लोग आपको समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। हमारा और हमारे तमाम सारे साथियों का ये विश्वास है, भरोसा है कि सरकार ने रोजगार में जो अस्थिरता पैदा की है, इसे सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही खत्म कराया जा सकता है और लाखों लाख जो हमारे अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित कराया जा सकता है। ये हम सब लोगों का मानना है। शायद आप भी ये बात स्वीकार करते होंगे, मानते होंगे। हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर आंदोलनों की निरंतरता को बनाए रखा और जिसका नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के सवाल चर्चा के केंद्र में है। मीडिया में प्रमुखता से उनको जगह मिलती है और प्रशासन के स्तर पर भी अंदर ही अंदर कुछ हलचल भी है। ये बात सही है कि सरकार कोई निर्णायक निर्णय आप लोगों के पक्ष में अभी तक नहीं ले सकी है, लेकिन उसके अंदर ये घबराहट तो है कि जिस तरीके से ये आंदोलन मध्य प्रदेश में विकसित हो रहा है, वह सरकार को एक्सपोज कर रहा है, सरकार की बदनामी कर रहा है। इसलिए जब भी, जैसे भी, जिस तरह भी होगा, सरकार को आप लोगों के भविष्य के बारे में कोई बेहतर निर्णय लेना पड़ेगा और ये निर्णय तभी संभव है जब हम लोग अपने संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे, बढ़ते रहे, एक साथ मिलकर। इसलिए हम लोगों ने 7 दिसंबर 2025 को अपने संगठन की प्रांतीय बैठक की थी भोपाल में सायानी पार्क में। उसमें हमने 1 महीने के अंदर 3 आंदोलनात्मक निर्णय किए थे और इस संघर्ष को वर्ष 2026 को संघर्ष वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। जो हमने 7 दिसंबर की बैठक में 3 निर्णय लिए थे। एक तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शेड मैप के घेराव का, क्योंकि पूरे प्रदेश में समय पर वेतन न मिलना, पीएफ का जमा न होना आदि आदि सवाल थे। तो 9 दिसंबर को हम लोगों ने शेड मैप का घेराव करने का निर्णय लिया था। वो घेराव हुआ, अच्छा हुआ, फर्क भी पड़ा, शेड मैप से पत्र भी जारी हुए। दूसरा निर्णय हम लोगों ने 5 जनवरी को विकास भवन का, अस्थायी कर्मचारी पंचायतों के हैं, उनके जरिए विकास भवन के घेराव का निर्णय लिया। कल विकास भवन का अच्छा ऐतिहासिक घेराव हुआ। पहली बार सरकार की छाती पर चढ़कर उन चपरासियों ने, उन चौकीदारों ने जोरदार नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, अपने हक की बात की। और तीसरा हम लोगों ने तय किया था कि 19 जनवरी को डीपीआई का भी घेराव करेंगे। स्कूल और छात्रावास के जो अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी हैं, उनके जरिए कराएंगे और वो भी होगा। तो 7 दिसंबर की बैठक में हम लोगों ने जो निर्णय लिए थे, उन निर्णय पर अमल जो है हो रहा है और उसका प्रभाव भी सरकार पर पड़ रहा है। और इसी दौरान
सरकार की कैबिनेट में वित्त विभाग के आदेश भी निकले हैं, लेकिन हम इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि इन आदेशों में आप लोगों के भविष्य के सुरक्षित करने का कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारा संघर्ष जारी है। अब हमने क्या किया, आप देखेंगे कल विकास भवन पर उन चपरासी चौकीदारों ने, जो ठीक से बात नहीं कर सकते थे, अपना आवेदन नहीं लिख सकते थे, कोई भी अधिकारी उनको धिक्कार के भगा देता है, उन्होंने अपने खुद की दम पर 4 घंटे तक विकास भवन का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की, जोरदार। कल ऐसा था कि हमने एक नारा नहीं लगाया है, जितने भी नारे लगाए हैं वो उन चौकीदार चपरासियों ने ही लगाए हैं। ये हमारी 1-2 साल की मेहनत है कि हमने उस वर्ग को बोलने के लिए तैयार कर दिया जिसे अब तक दबा के रखा गया था। देखिए अभी तक मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो चपरासी चौकीदार ने इतनी हिम्मत पैदा कर देना कि वो अपने हक की बात अपनी दम पर सरकार की छाती पर खड़े होकर करे, इसी से बदलाव आता है। विकास भवन जो भोपाल में बना हुआ है पुरानी जेल के सामने, ये मध्य प्रदेश की सरकार की लूट की लंका है, वो मॉडल है लूट का, उसे हम लोग लंका कहते हैं। और वह सरकार है, वो सरकार की छाती पे खड़े होकर कल चौकीदारों ने सरकार को ललकारा है। इसकी गौर करने वाली बात यह है कि विकास भवन के अपर आयुक्त जो IAS है छोटे सिंह की, वो उस भव्य आलीशान बिल्डिंग से नीचे उतर के आए, आधा घंटे तक ज्ञापन लेने के लिए खड़े रहे। वो आप समझिए कि एक IAS आधा घंटे तक ज्ञापन का इंतजार करते हुए खड़ा है तो उसको कितनी खींच आ रही होगी, कितना झल्ला रहा होगा, लेकिन उसे खड़ा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो गरीब चौकीदार चपरासी की एकता थी, उसके नारों में जो गुस्सा था, उस गुस्से से उनको भी डर और भय लग रहा था। और छोटे सिंह ने जो अपर आयुक्त हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया और जो कुछ भी कहा वो वीडियो आपके हमारे पेज पर उपलब्ध है, उसको सुने। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कि शासन स्तर का मामला है, हम शासन तक पहुंचा देंगे, हम शासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ठीक वो सरकार ने जो कैबिनेट में और वित्त विभाग में जो आदेश निकले हैं उनको संक्षिप्त में एक तरीके से सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो स्कीमों के तहत लोगों को नौकरी पे रखते हैं, जब तक स्कीमों में पैसा आता है तब तक हम रखते हैं उनको, जैसे ही स्कीम बंद हो जाती है, पैसा आना बंद हो जाता है, हम निकाल देते हैं। ये एक IAS अपर आयुक्त के शब्द है। वित्त विभाग का आदेश, कैबिनेट की बैठक का निर्णय भी ऐसे ही है। अब आप समझिए कि जो आदेश में मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने के जो संकेत है, कोई अचानक आए ये संकेत नहीं है, ये पूरी उनके अंदर तैयारी चल रही है। और वो सरकार जो है यूज एंड थ्रो की जो नीति है, उस नीति को अपना चुकी है, उस रास्ते पर वो तेजी के साथ बढ़ने वाली है। अगर इसको रोकना है तो आप एक संघर्षों का हिस्सा बनना पड़ेगा। बगैर संघर्षों के जरिए सरकार के इस अन्यायकारी नीति को नहीं बदल सकते, उसे इस रास्ते को बदलने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों ने 4 जनवरी को नए साल में पहली अपनी क्रांति बैठक की शाहजहानी पार्क में, उसके फोटो वीडियो वगैरह सब, न्यूज वगैरह सब आप लोगों की जानकारी में, उस दिन हमने 2 कार्यक्रम तय किए। पहला, मध्य प्रदेश का जो आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करता है, उसकी तरफ से 1 फरवरी को CM हाउस का घेराव किया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी, ये घेराव सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि सरकार से हम कहने वाले हैं कि ये सरकारी दफ्तर हमारे हैं, यहां हमको नौकरी मिलती है, यहां हमारे परिवारों के बच्चों को नौकरी मिलती है। इस सरकारी दफ्तरों पर ठेकेदारों को जो आपने अधिकार दे दिया है, उन्हें बाहर कीजिए,
सीधा सरकार और कर्मचारी के बीच में, आउटसोर्स कर्मचारी के बीच में रिश्ता बनाइए, यानी इनको भी एक नियमित कैडर का दर्जा दीजिए, सम्मान से जीने का अधिकार दीजिए। इस मुद्दे को लेकर हम लोग 1 फरवरी को सीएम हाउस का घेराव करने का फैसला हम लोग 4 दिसंबर की 4 जनवरी की बैठक में ले चुके हैं। और इस घेराव की तैयारी हमारे जो भोपाल के जो आउटसोर्स कर्मचारियों के नेता हैं आशीष सिसोदिया जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने स्तर पर शुरू भी कर दी गई है। आप लोगों को अपने अपने स्तर पर 1 फरवरी के मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी करना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने 4 जनवरी की बैठक में निर्णय लिया है कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर ये श्रम कानूनों में जो बदलाव हुए हैं, जो अंधाधुंध ठेकाकरण हो रहा है सरकारी सेक्टर का, इसके खिलाफ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की और कर्मचारी फेडरेशनों की ऑल इंडिया स्ट्राइक होने वाली है। हम लोगों ने भी उस ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन किया और हम ये कोशिश करेंगे कि 12 फरवरी को हर जिले में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठे हों और अपनी बात करें। हमारी बात क्या है? सम्मानजनक वेतन और नौकरी में सुरक्षा। तो ये 2 फैसले हम लोग 4 जनवरी की शाहजहानी पार्क में जो बैठक हुई थी, जिसमें अलग अलग विभागों के लोग हमारे उपस्थित रहे, उसमें ये हम लोग निर्णय लिए। आप लोगों की अब ये जिम्मेदारी है कि 1 फरवरी पर फोकस करें और मुख्यमंत्री निवास के घेराव को आप ऐतिहासिक बनाएं। ठीक वैसे ही, और इतना व्यापक होना चाहिए, उसका असर इतना व्यापक होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है मुद्दा बने। कल हम लोगों ने जब विकास भवन का घेराव पंचायतों के चौकीदार पंप ऑपरेटरों की तरफ से कराया, तब हम लोगों ने वहां ये आह्वान भी किया है कि 12 फरवरी को फिर जिला पंचायत सीओ के कार्यालय का घेराव वो लोग भी करेंगे। 19 जनवरी को बीपीआई का घेराव होने वाला है। उसकी तैयारी अंशकालीन कर्मचारी, स्कूलों, छात्रावास के जनजातीय शिक्षा विभाग कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोग 12 फरवरी के जिला स्तरीय हड़ताल में शामिल होने की और दफ्तरों के जिला स्तर पर रैलियां निकालने की घोषणा आह्वान करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्ष 2026 को संघर्ष वर्ष के रूप में मनाएंगे और 2026 में हम अपने संघर्ष के जरिए एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास और भरोसा है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सब लोग इस क्रांति आंदोलन का हिस्सा बने, संघर्षों का महत्व समझें, संघर्षों में बोली जाने वाली भाषा को, लगाए जाने वाले नारों को आत्मसात करें और आप भी एक स्वर से इस अन्याय को खत्म कराने के नारे लगाएं और मिलकर बोलें। तो साथियों, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं, और आज आपसे भी फिर उन्हीं चर्चाओं के एक हिस्से को दोहराते हैं। लोग कहते हैं कि शर्मा जी जिस तरीके से बोलते हैं उसमें राजनीति दिखती है, वो राजनीतिक बात बोलते हैं, जबकि हम जो बात बोलते हैं वो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। और अन्याय कौन करता है? सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये राजनीति होगी, जबकि वो राजनीति नहीं है, वो न्याय की बात है। ये बात आपको समझना है। अब न्याय की बात में निश्चित रूप से जो अन्याय कर रहे हैं उनको ये राजनीति लगती होगी और लगना भी चाहिए। ये जो पूरी पॉलिसी बनी है आप सब लोगों के साथ, नौकरियों में, खास करके तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में जो अस्थायी आउटसोर्स की जो नीति लागू की गई है, ये किसी व्यक्ति का फैसला थोड़ी है, किसी अधिकारी का भी फैसला नहीं है, ये कि सरकार का राजनीतिक फैसला है। जो सरकार ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को
स्थापित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए ये निजीकरण का सरकारी सेक्टर को बेचने की नीति लागू की है, जिसके तहत आप लोगों को रखा गया है। तो वो राजनीतिक फैसले के तहत आप सब लोगों के भविष्य को बर्बाद किया गया है। अब निश्चित रूप से जब आपके भविष्य को सुरक्षित कराने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को राजनीति लगेगी, तो लगती है इसकी हम परवाह भी नहीं करते। कल हम लोगों ने जो विकास भवन के अपर आयुक्त हैं छोटे सिंह जी, जब वो हमसे कह रहे थे कि जिस शासन स्तर का मामला है हम शासन तक बात पहुंचा देंगे, हमने उनसे कहा कि भाई शासन कहाँ है, कहाँ बैठता है, हमें उसका पता बता दीजिए। कौन है शासन, किधर बैठता है, कहाँ बैठता है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, कहाँ बैठता है बता दीजिए, हम वहां चले जाएंगे। हम लोग तो ये जानते हैं कि शासन भोपाल में बैठता है, इसलिए हम एक साल में 7 बार भोपाल आए हैं। हमको शासन दें तो कहीं नजर नहीं आया, हमें लगा इस विकास भवन में बैठता होगा, हम यहां आ गए। तो जो चाल मटोल की जाती है, आप जिले स्तर पर भी ज्ञापन देते हैं तो आपसे अधिकारी ये कहते हैं कि शासन स्तर का मामला है, हम पहुंचा देंगे, नहीं कहते ना। कल छोटे सिंह जी जो शासन का हिस्सा है वो भी कह रहे शासन स्तर का मामला है। आप सब लोगों को उस शासन को ढूंढना है जो आपके साथ ये अन्याय कर रहा है, और वो शासन कहां बैठता है, भोपाल में ही, लेकिन दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, आपको ढूंढना है। 1 फरवरी को जो आउटसोर्स कर्मचारी की ओर से सीएम हाउस का घेराव किया गया, उस दिन हम उस शासन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिल जाएगा तो उनसे कहेंगे कि भैया आप शासन है, इन लाखों लाख लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई निश्चित रूप से आर्थिक अन्याय को समाप्त कराने की लड़ाई है, सरकार को उस रास्ते को बदलने के लिए मजबूर करने वाली लड़ाई है जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के बच्चों के या उनके जो नौकरी में लगे हैं उनके सरकारी नौकरी के रास्ते को बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो हम सरकारी नौकरी का रास्ता खुलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप अपने अपने स्तर पर संघर्षों में शामिल होकर संघर्षों की बात को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करके सहयोग कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग समझदार लोग हैं, घर परिवार चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है वो समझदार होता है, इसलिए वो मेहनत करता है इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सके। मैं आपसे एक सवाल है, आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है और किसी को कोई चिंता भी नहीं है, कोई आपके बारे में बोलता भी नहीं, क्यों भाई? कभी आपने सोचा कि इस मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टी कितनी है? 2, बीजेपी, कांग्रेस, और छोटी मोटी 2-4 पार्टियां हैं तो वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। 2 राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों राजनीति कर रही है सत्ता, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए, कांग्रेस सत्ता में पहुंचने की राजनीति। 2 पार्टियां हैं ना। और मध्य प्रदेश में मेहनत का वर्ग, जिसमें कर्मचारी भी है, जिसमें मजदूर भी है, जिसमें श्रमिक भी है, ठेका श्रमिक है, ये है वो, इनकी संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? कम से कम नहीं तो ये 2 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग जगह नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर से लेकर किराने की दुकान तक। ये सब एक ही जैसे अन्याय के शिकार हैं, किसी को जिंदा रहने लायक पैसा नहीं मिलता है। कितने लोग हैं? 2 करोड़। इन 2 करोड़ लोगों की बात न बीजेपी के नेता करते हैं न कांग्रेस के नेता करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? ये आप इनको मजदूर न माने, वोटर तो है, तो वोटर के नाते आपको इनकी बात करना चाहिए, लेकिन नहीं की जाती है, कोई आपकी बात नहीं करता है।
क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने आप सब लोगों को, इन 2 करोड़ लोगों को इस तरीके से विभाजित करके रखा हुआ है कि आप संगठित नहीं हो सकते, एक जगह नहीं आ सकते। आपको पता है, लेकिन मैंने कहा कि 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मजदूर कर्मचारियों के संगठनों की संख्या 1700 से ज्यादा है। कितने संगठन है? 1700 से ज्यादा। कितनी शर्म की बात है। और ये 1700 संगठन सरकार ने अपने समर्थकों के द्वारा बनवाए हैं। सब उन संगठनों के उनके ही लोग अध्यक्ष हैं, उनके ही लोग महासचिव हैं, उनके ही लोग पदाधिकारी हैं। क्यों बनवाए भाई इतने सारे संगठन? इतने सारे संगठन सिर्फ इसलिए बनवाए कि ये लोग एक नहीं हो सके, और एक नहीं हो सकेंगे तो ये कभी अपनी बात नहीं कर सकेंगे। मतलब देखिए कितने सारे संगठन, मतलब हम जैसे कि किसी भी एक संवर्ग को ले लीजिए, उस एक संवर्ग में 50 संगठन काम करते हैं। 50 संगठन, जो उनके बीच में से व्यक्ति जिसका किसी नेता से सौरा संपर्क हो गया, वो उनका संगठन बना लेता है। भले उसके साथ लोग कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, बना लेता है। जो 1000-2000 संगठन आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। किसी उद्योग में जाए भाई, हर उद्योग में मजदूर है, ठेका मजदूर है, हर उद्योग में है। तो एक कारखाने में अगर कोई यूनियन बनी तो उस कारखाने की यूनियन बगल वाले कारखाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बगल वाले कारखाने वाले को एक यूनियन और बनानी पड़ेगी। ये कौन सी व्यवस्था बना दी है भाई? ये ऐसा क्यों सिस्टम बनाया है कि भाई बिस्कुट फैक्ट्री की यूनियन चॉकलेट वाली फैक्ट्री के मजदूरों की बात नहीं कर सकती, वहां अलग यूनियन बनेगी? ये सारे सिस्टम जो बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है कि एक साथ मजदूर न आ सके, कर्मचारी न आ सके, ये बटा रहे। कि बिस्कुट फैक्ट्री के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी, वो अपनी बात कर ले, चॉकलेट फैक्ट्री के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, वो अपनी बात कर ले, एक साथ नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? कि जिस दिन भी दोनों एक साथ दिख जाएंगे उस दिन तो संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए इतने सारे संगठन यूनियन मध्य प्रदेश में बना दी जिनकी संख्या 1700 से 2000 के बीच है। और इसी कारण सरकार सुरक्षित है और उसको कोई डर भय नहीं है आपका, और इसलिए वो सारे श्रम कानूनों को खत्म कर रही है, सारे अधिकार मालिकों को दे रही है, देगी उनको। और ये जो ठेका प्रथा, आउटसोर्स, अस्थायी नौकरियां जो लागू कर दी है, उन्हें सकुशल तरीके से, बेहतर तरीके से 20 साल से वो चलाती चली जा रही है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले, कि कोई भी बोल रहा तो हम बोलेंगे। और जब हमने बोलना शुरू किया तो निश्चित रूप से लोगों का समर्थन भी मिला, लोग हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं। और जैसे 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 लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो हमारा विरोध भी होने लगा है। बहुत सारे संगठन जिनको लगता है कि ये आके हमारे संगठन की नेतागिरी, हमारी नेतागिरी खत्म कर देंगे, तो वो हमारा विरोध भी करते हैं। तो अब आने वाले दिनों में 2 चीजें चलेंगी साथ साथ। एक तो हमारे संगठन को समर्थन भी बढ़ेगा और हमारा विरोध भी बढ़ेगा। बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये मजदूर कर्मचारी वर्ग जो अन्याय का शिकार है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ एक मंच पर आए, तो ऐसे लोग आपको रोकने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा सही है, हमारी लड़ाई की दिशा सही है, इसलिए हम इन सारी चीजों से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। हम अपना काम करते हुए चले जा रहे हैं और हमें भरोसा है, विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। आशा है आप सब लोग हमारी भावनाओं को, हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को समझेंगे कि वो इस लड़ाई को क्यों लड़ना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि भाई इनमें से किसी को नेता बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, चुनाव लड़ना है, सरकार बनानी है, इसलिए नहीं। इसलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो संघर्ष की परंपरा को खत्म कर दिया गया है, श्रमिक कर्मचारी संगठनों ने अपने आप को नेताओं मंत्रियों की जी हजूरी तक सीमित कर दिया है,
हमें इस मेहनत कश वर्ग को इस जी हजूरी से मुक्त कराना है, नेता और मंत्रियों की चरण वंदना से छुटकारा दिलाना है, तभी आपके साथ न्याय हो सकता है। इसलिए हम ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। 1 फरवरी को जो सीएम हाउस के घेराव का आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ओर से आह्वान किया गया, इसे आप लोग समर्थन करें। इस अभियान को ऐसा अभियान बनाएं कि मध्य प्रदेश के हर घर में ये बात पहुंचे कि सरकार ने आप सब लोगों के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी हैं, भविष्य में कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। आपके पास सिर्फ एक नौकरी बची है, वो है गिग वर्कर की, डिलीवरी बॉय की। और डिलीवरी बॉय क्या होता है ये आप सब लोग समझते हैं, हर कोई समझता है, और सरकार ने यही नौकरियां पैदा की हैं। तो साथी, आप सब लोग इस नए साल की पहली चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और जो हम लोगों ने वर्ष 2026 को संघर्ष वर्ष घोषित किया है और इसी वर्ष में जीत हासिल करने का जो लक्ष्य तय किया है, इस लक्ष्य को पाने में एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सारे लोग आएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की सलाहें देंगे, कहेंगे कुछ नहीं होता इससे, ये सब फालतू की चीज है, ये नेतागिरी है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं, कहेंगे भी, जो सरकार समर्थित है। उनसे सिर्फ इतना बार कहना कि हम जो आजादी मिली है वो भी हमको सोते हुए नहीं मिली है, हम उसके लिए लड़े थे। हमारे पुरखे हजारों पुरखों ने कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था हजारों लोगों को हमारे, तब जाके हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके थे, और आज हम उस आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तो बगैर संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलता, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और यह बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप अपने भविष्य को सुरक्षित करा लेंगे। हमें उम्मीद है कि सारे विभाग, बिजली विभाग से लेकर शिक्षा विभाग तक, वल्लभ भवन मंत्रालय सतपुड़ा से लेकर कलेक्ट्रेट तक के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे निर्वाचन के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे महिला बाल विकास के हों, चाहे लोक सेवा केंद्रों के हों, इन्हें सबको 1 फरवरी के सीएम हाउस के घेराव की तैयारी अपने अपने स्तर पर पोस्टरों के जरिए, स्लोगनों के जरिए, नारे के जरिए, आजकल सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पर आप ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि 1 फरवरी आते आते तक इस सरकार को अपने वित्त विभाग के जो आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़े। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी काबिलियत के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए करेंगे। इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो सब इसे अपने फेसबुक में शेयर करें, जिससे और भी ज्यादातर लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। नमस्कार, धन्यवाद।